मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। हमारी चर्चा जहाँ पर पिछली बार समाप्त हुई थी उसके आगे देखें तो भारत में एक लंबे समय तक राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति रही और विशेष करके 1977 से लेकर के आप कह सकते हैं 2004 तक और 14 तक निरंतर राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति बनी रही और कभी भी एक स्पष्ट बहुमत प्राप्त सरकार ने काम नहीं किया। आप कह सकते हैं कि 1984 में तो 1980 से लेकर के 1989 तक तो राजनीतिक स्थिरता थी, सही है, और 1984 के चुनाव में तो राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को अपार बहुमत मिला था। लेकिन राजीव गांधी राजनीति की दृष्टि से बिल्कुल नए थे। उन्हें राजनीतिक अनुभव, प्रशासनिक अनुभव बिल्कुल नहीं था। इसलिए इतने अपार बहुमत को प्राप्त करने के बाद भी राजीव गांधी कोई खास काम नहीं कर सके। इसका परिणाम हम आगे देखते हैं कि 1989 के चुनाव में कांग्रेस को केवल 192 या 195 सीटों तक ही संतुष्ट होकर के रह जाना पड़ा। सोचिए कि एक चरम सीमा तक, चरम शिखर तक पहुंचना आसान हो सकता है, लेकिन उस चरम शिखर पर बने रहना बहुत कठिन होता है। और 400 से अधिक सीटें प्राप्त करने के बावजूद भी राजीव गांधी अच्छी तरह से देश का शासन नहीं चला सके। एक अनिर्णय की स्थिति रही, कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ, समझौते पर समझौते होते गए, लेकिन इसका अंतिम निराकरण नहीं हो पाया। चाहे पंजाब समस्या को लेकर के समझौता हो, चाहे असम को लेकर के समझौता हो, या श्रीलंका को लेकर के तमिल समस्याओं के संदर्भ में किया गया समझौता हो, कहीं पर भी उन्हें पूर्ण सफलता नहीं मिली और इन्हीं तमिलों ने आखिरकार राजीव गांधी की हत्या की। तो 1989 के बाद फिर से एक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हुई। पीवी नरसिम्हा राव यद्यपि अनुभवी शासक थे, लेकिन वो अपने पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल में इसी जोड़ तोड़ में बने रहे कि कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत कहीं खत्म न हो जाए। अन्य दलों के समर्थन पर वो टिके रहे और कोई भी खास काम नहीं कर पाए। उसके बाद तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी का शासन आया, इसके पहले, और उसके बाद फिर देवेगौड़ा का शासन आया, इंद्र कुमार गुजराल का शासन आया। कोई मतलब नहीं था ऐसे शासन का। 2004 से लेकर के 2014 तक इन 2 कार्यकालों में शासन ने भी कोई खास काम नहीं किया, क्योंकि प्रधानमंत्री एक एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री थे, एक घटनावश प्रधानमंत्री बन गए थे। तो ऐसी स्थिति में जब संसद अकर्मण्य हो जाए, जब कार्यपालिका कुकर्मी हो जाए, तब न्यायपालिका को सक्रिय होने का मौका मिलता है। तो प्रशासनिक अस्थिरता के कारण देश का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इसके बाद संसद का ह्रास। संसद में किसी जमाने में जो बहस होते थे बहुत ही स्तरीय होते थे। प्रधानमंत्री लंबे समय तक संसद की बैठकों में उपस्थित रहते थे, और यदि प्रधानमंत्री उपस्थित है तो सोच लीजिएगा कि कोई भी मंत्री अनुपस्थित कैसे रह सकता था। सबकी बात को ध्यान से सुना जाता था, सरकारें कार्य करती थी उसके अनुरूप। लेकिन अब क्या हो रहा है? संसद एक आरोप और प्रत्यारोप लगाने का एक बहुत बड़ा मंच बनकर रह गया है। अभी तक जो भी आरोप प्रत्यारोप लगते थे सदन के बाहर लगते थे, अब संसद के अंदर आरोप प्रत्यारोप होते हैं। जानबूझ करके कई बार कई प्रकार की बातें बोल जाते हैं जो सर्वथा असंसदीय हुआ करती है, और बाद में जब कार्यवाही की बात होती है तो बोल देते हैं कि हमारी ऐसी मंशा नहीं थी, हम इसको वापस लेते हैं, सॉरी तक नहीं बोलती। और संसद आए दिन हंगामों की वजह से स्थगित हो रहा है।
सत्र के पूरा का पूरा सत्र यदि हंगामों की बलि चढ़ जाए तो देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था कैसे चलेगी? सोचिए कि इस 23-24 का बजट बिना किसी बहस के, वाद विवाद के पारित हो गया, क्योंकि विरोधी दल के सदस्य हंगामा इतना ज्यादा करने लगे कि संसद की कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। दोनों पक्ष अड़े हुए कि राहुल गांधी माफी मांगे, और इधर कांग्रेस का और विरोधी दल का कहना था कि अडानी के विरुद्ध जेपीसी का गठन किया जाए। तो यदि आप इतने महत्वपूर्ण सत्र को भी, बजट सत्र को भी, जो कि संसद का मुख्य सत्र होता है, उसको भी यदि आप केवल हंगामों से ही आप खत्म कर देते ही, तो देश का शासन कैसे चलेगा? संसद में कागज फाड़ करके, बिल को, विधेयक को फाड़ करके स्पीकर के ऊपर फेंक दिया जाता है, और ऐसे हंगामे होते हैं और स्पीकर हो चाहे उधर उपराष्ट्रपति हो चुपचाप बैठे देखते रहते हैं, क्योंकि उनके बोलने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो ऐसी स्थिति में देश का संसद चले, देश की संसद यदि न चले तो देश का प्रजातंत्र कैसे चलेगा? फिर आगे है दलगत स्वार्थ और संघर्ष। यह राजनीतिक दलों ने जितना ज्यादा बर्बाद किया है देश को, उतना अन्य किसी चीज ने देश का नुकसान नहीं किया है। इतना ज्यादा दलगत स्वार्थ है। ठीक है, राजनीतिक दलों को केवल कुर्सी चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा स्वार्थगत भावना नहीं होनी चाहिए। केवल ऐसे इतना ज्यादा दलबंदी है कि दो दलों के लोग आपस में हाथ तक नहीं मिलाते, नमस्कार भी नहीं करते, क्योंकि यदि वो दूसरे दल का है तो उसकी तरफ देखना ही नहीं है। तो इस प्रकार से यदि दलगत व्यवस्था हो तो देश कैसे चलेगा? राजनीतिक दलों के सदस्य हैं, विचार भिन्न होते हैं, मतभेद होते हैं, तू मैं होती है, लेकिन यदि उनके बीच मानवीय संबंध नहीं है तो देश का प्रजातंत्र कैसे चलेगा? लेकिन भारत में ये सब होता है, और इतना ज्यादा राजनीतिक दलों के बीच संघर्ष है कि आप कोई भी काम नहीं कर सकते, और इतनी ज्यादा दलबंदी है कि शासन जो भी करेगा विरोधी दल जरूर उसका विरोध करेंगे। आलोचना तो बहुत दूर की बात है, विरोध करेंगे और कोई न कोई आरोप सरकार पर डाल देंगे, कोई न कोई आरोप लगा देंगे। तो अब शासन भी अब समझने लगा है कि विरोधी दलों का मुख्य काम है मेरा विरोध करना, इसलिए वो जो बोलते हैं बोलने दो, हम जो काम करना है करेंगे। आपको जितना चिल्लाना है, जितना हंगामा करना है, जो करना है करिए, हमको जो करना है करेंगे। फिर आगे बहुदलीय पद्धति। एक दो नहीं, हजारों की संख्या में पंजीकृत राजनीतिक दल भारत में पाए जाते हैं। मतलब कि सबकी अलग अलग महत्वाकांक्षा है, और केवल महत्वाकांक्षा की पूर्ति यदि नहीं होती है तो वो दल छोड़ करके दूसरे दल का निर्माण कर लेते हैं या किसी दूसरे दल में सम्मिलित हो जाते हैं। इस बहुदलीय पद्धति ने देश की राजनीति को इतना बर्बाद कर डाला है कि अनेक प्रकार से वो किसी न किसी प्रकार से चुनाव जीतना चाहते हैं, और इस चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, इनके लिए कोई सीमा नहीं है। तो ऐसे बहुदलीय पद्धति होने का अर्थ क्या है? कोई मतलब नहीं है। यदि किसी देश में बहुदलीय पद्धति है तो आप मानकर चलिए उस देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था अभी परिपक्व अवस्था में नहीं पहुंच पाई है। हाँ, यदि आपकी एक निश्चित विचारधारा है, आप एक निश्चित विचारधारा के अनुरूप काम करना चाहते हैं, उसका प्रचार प्रसार करिए, राजनीतिक दल बनाइए, वहां तक ठीक है। लेकिन अवसरवादिता, पद को प्राप्त करना, चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जाना, यह राजनीतिक दलों का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जैसे कहा जाता है ऑल इज फेयर इन लव एंड वार, तो इनके लिए जो वार जो है राजनीति में सब कुछ जायज होता है। और फिर दल बदल का कीड़ा इतनी बुरी तरह से भारत में चल रहा है कि केवल कानून बनाने से ही इसका यह रोकथाम नहीं हो पाया है।
प्रत्येक कानून में एक लूज होल होता है और उसका फायदा ये सबको उठाते हैं। ये भारतीयों की प्रवृत्ति है कि प्रत्येक कानून में कोई न कोई एक पतली गली उनको मिल जाती है और उसका फिर ये नाजायज फायदा उठाते हैं। दल बदल का कानून बना 1985 में 10वीं अनुसूची संविधान में सम्मिलित कर दी गई। 1992 में उस पर 2000 के आसपास उस पर भी संशोधन भी हो गया, लेकिन क्या इससे दल बदल पूरी तरह से थमा है? नहीं थमा है। तो जब इतना कानून होने के बावजूद भी दल बदल नहीं थमा है, तो दल बदल निषेध अधिनियम का मतलब क्या होता है? एक लाइन में होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जिस दल की टिकट लेकर के चुनाव में खड़े हो रहा है वह उसी दल में रहेगा और जैसे ही दल को छोड़ता है उसकी सदस्यता एक लाइन में खत्म हो जाएगी, बात खत्म। इधर किंतु परंतु बट चूंकि कुछ भी नहीं। लेकिन ऐसा करेगा कौन? वही राजनीतिक दल करेंगे जिन राजनीतिक दलों का इससे स्वार्थ प्रभावित होता है, कदापि नहीं। और आगे नौकरशाही का बोलबाला। जब प्रशासनिक अनिर्णय की स्थिति उत्पन्न होती है, जब शासन कोई निर्णय नहीं ले पाता है, क्यों नहीं ले पाता? एक, पद के जाने का डर। दूसरा, नौकरशाही से कम अनुभव रखने वाला मंत्री। नौकरशाही का बोलबाला होगा ही। यदि पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति राजनीति में आए, नैतिक चरित्र से युक्त व्यक्ति राजनीति में आए, तो देश सुधर सकता है। लेकिन इस देश में पढ़े लिखे लोगों का कोई महत्व नहीं है। आप जानते होंगे 1998 के चुनाव में नई दिल्ली में डॉक्टर मनमोहन सिंह चुनाव लड़े थे, हार गए थे, लोकसभा का चुनाव हार गए थे। इतना विद्वान पुरुष जो कि रिजर्व बैंक का गवर्नर रहा हो, अंतरराष्ट्रीय बैंक में भी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF में भी एक महत्वपूर्ण पद पर रहा हो, इतना बड़ा अर्थशास्त्री यदि लोकसभा का चुनाव हार जाता है, वो भी दिल्ली जैसे जगह में, तो ये हमारी बदकिस्मती है कि हम विद्वान लोगों को लोकसभा में, राज्यसभा में जाने देना नहीं चाहते, क्योंकि जो नैतिक व्यक्ति होते हैं राजनीति के लिए फिट नहीं होते। राजनीति ऐसे लोगों की शरण स्थली है जिन्हें सामान्यतया समाज स्वीकार नहीं करता। पामर और पार्किंस कहते हैं कि राजनीति ऐसे लोगों के शरण स्थली बन गई है जिन्हें समाज सहज रूप में स्वीकार नहीं करता, या समाज से जो बहिष्कृत लोग हैं, जो असामाजिक तत्व है, ऐसे लोगों की शरण स्थली राजनीति है। तो ऐसे में देश का प्रजातंत्र चलेगा कैसे? लेकिन चल रहा है, न केवल चल रहा है, दौड़ रहा है, बहुत तेज गति से चल रहा है। और फिर ये नौकरशाही का क्या है? ये नौकरशाहियों में एक बात और देखी जा सकती है। नौकरशाह बनकर के 60-62 वर्ष की उम्र तक ये लोग काम करते ही हैं। इसके बाद जब सेवानिवृत्त हो जाते हैं तब भी उनको वही पूरी सुविधाएं चाहिए जो उनके जीवन काल में मिला। बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, नौकर चाहिए, ऑफिस चाहिए, सब चाहिए। सेवानिवृत्त हो जाने के बाद भी वे अपेक्षा करते हैं कि शासन से पूरी सुविधा उनको जीवन पर्यंत मिलना चाहिए। ये हम लोगों की प्रवृत्ति है। इसी प्रकार से मंत्रियों को लीजिए, सांसदों को लीजिए, विधायकों को लीजिए, पद पर नहीं है लेकिन नेम प्लेट में भूतपूर्व लगाते हैं। मतलब एक बार यदि सांसद आप बन गए, विधायक बन गए, मंत्री बन गए, तो जीवन भर आप उसको आप लेकर के खोइए और समाज से अपेक्षा कीजिए कि आप और कि वे आपको पूरा सम्मान देवें, इज्जत देवें, बुलाएं, आप उनका फूल माला से उनका स्वागत करें।
तो ये प्रवृत्ति ऐसा क्यों? वे एक सामान्य जीवन यापन क्यों नहीं कर सकते? सेवानिवृत्ति के बाद या पद पर नहीं रहने के बाद वे आम जनता के साथ घुल मिल करके क्यों नहीं रह सकते? साहब हमेशा साहब रहेंगे जीवन पर्यंत। यह केवल भारत जैसे देश में देखा जा सकता है, अन्य देशों में नहीं। यहां पर हमारे देश में एक सांसद यदि कहीं पर दौरे पर जाए तो पूरी भीड़, हजारों लाखों की भीड़ उमड़ पड़ती है। फिर मंत्री और प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की बात तो छोड़िए, दूसरे देशों में देखिए, विकसित देशों में देखिए, प्रधानमंत्री आ रहा है, आने दीजिए, वो अपना काम करेगा, हमको अपना काम करना है, हम काम बंद नहीं करेंगे। बाजू के कमरे में प्रधानमंत्री बैठ करके इंस्पेक्शन कर रहा है, इंक्वायरी कर रहा है, बात कर रहा है, और यहां पर सभी कर्मचारी अधिकारी अपना अपना काम कर रहे हैं। कोई किसी काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा। जब जरूरत पड़ेगी बुलाएंगे, जाएंगे। वहां पर इतना तामझाम नहीं होता। तामझाम हमारे देश में होता है। प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की एक यात्रा में शासन का लगभग 8 से 10 करोड़ रुपया खर्चा होता है। और खर्चा कहां से होता है? जनता के टैक्स के पैसे से ही खर्च होता है। तो आप टैक्स भरपूर लगाइए और ऐसा ही खूब खर्च करिए। नैतिक मूल्यों का ह्रास। क्या भारतीयों में कोई नैतिकता नाम की चीज रह गई है? कोई नैतिकता नहीं। किसी भी प्रकार से आप आजकल देखिएगा नैतिक मूल्यों का कितना ज्यादा ह्रास होते जा रहा है। यह आप अपने दैनिक जीवन में देख लीजिएगा, किस प्रकार से लोग आपको बरगलाते हैं, धोखा देते हैं, आपके साथ धोखेबाजी करते हैं। नैतिक जीवन में नैतिकता नाम की चीज ही नहीं रह गई है। और धोखा देने वाले के मन में किसी प्रकार से दोष, ये गिल्टी कॉन्शियसनेस भी, अपराध बोध भी नहीं होता कि इतना गलत काम कर रहा है। भले लोगों को ठगना, उनको झूठ बोल करके गलत काम करने के लिए प्रेरित करना। किस प्रकार से देखिए ना, आजकल स्मार्ट इन्वेस्टमेंट वाला जो चल रहा है, लोगों के हजारों करोड़ों रुपये लेकर के फुल स्मॉल सेविंग्स स्कीम वगैरह जो ये चलते रहते हैं, आजकल जितनी इंक्वायरी हो रही है, बस पैसे ले रहे हैं, पैसे जमा करवा रहे हैं लोगों से कि साल भर में डबल कर देंगे, 2 साल में डबल कर देंगे। और लोग जब वहां पर पैसा जमा कर रहे हैं, उसके बाद पूरा पैसा कलेक्ट के बाहर भाग जा रहे हैं। तो इस प्रकार से लोगों में नैतिकता का ह्रास लगातार बढ़ते जा रहा है और इसकी कोई सीमा भी दिखती नहीं है। और ऊपर से लचर न्यायिक व्यवस्था, ऐसी लचर न्यायिक व्यवस्था है जो लोगों को प्रोत्साहित करती है अपराध करने के लिए। क्योंकि अपराधी ये सोचते हैं कि अब अपराध करो, अब उसके बाद मस्त रहो, जमानत पर छूट जाओ, उसके बाद फिर से वही काम करो, फिर जमानत पर आपको मिल जाएगी, फिर से अपराध करो। क्योंकि देश की न्यायिक व्यवस्था इसी प्रकार की है। तो नैतिक मूल्य जहां पर नहीं होंगे, उस देश का पतन बहुत जल्दी होता है। तो क्या हम लगातार पतन की ओर गिरते जा रहे हैं? दूषित निर्वाचन पद्धति। अभी तक भारत में जितने भी निर्वाचन हुए हैं, किसी भी निर्वाचन में बहुमत दल को, चाहे जितना भी सीट मिल गया हो लोकसभा में, स्पष्ट बहुमत जनता का नहीं मिला है। अभी तक 50% वोट या 50 या 51% वोट आज तक किसी भी चुनाव में किसी भी दल को नहीं मिला है। जिस 1984 के चुनाव की चर्चा बार बार होती है और यह कहा जाता है कि इसकी सहानुभूति वोट राजीव गांधी को मिला, उसने 410-15 सीटों पर कब्जा कर लिया था लोकसभा के, लेकिन उसको कुल मतदाताओं का केवल 45% वोट मिला था। 45% वोट प्राप्त करके आप 80% सीटों पर कब्जा करते हैं। और दूसरी तरफ भाजपा को
लगभग 23-24% वोट मिला था और उसके केवल 2 सदस्य निर्वाचित हुए थे लोकसभा में। 23% पर 2 सीट और 45% पर 80% सीट। ये देश की निर्वाचन पद्धति है जो कि बहुत ज्यादा दूषित है और निर्वाचनों में बाहुबल, धन बल का बहुत ज्यादा जोर है। चुनाव आयोग जो सीमा निर्धारित करता है चुनाव में खर्च के लिए, उससे कम से कम 100 गुना अधिक राशि, 100 गुना अधिक राशि चुनाव जीतने के लिए ये कैंडिडेट्स करते हैं। इसका कोई हिसाब किताब नहीं। और यदि करोड़ों रुपए खर्चा करके कोई सांसद विजयी होता है तो वह तो निश्चित रूप से उस राशि को वसूल करेगा ही और उस राशि को वसूल करने के लिए भ्रष्टाचार करेगा, क्योंकि लोगों को पैसे बांटे जाते हैं, कपड़े बांटे जाते हैं, अनेक प्रकार की वस्तुएं बांटी जाती हैं, फ्री अवकाश उनको दिया जाता है, जो जिसको जो चाहिए दो, वोट देना हमको। और जब जीत गए तो जितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया वो राशि तो वो वसूल करेगा ही। तो आज का राजनीति एक इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा साधन बन गया है, जहां पर लोग राजनीति में इन्वेस्ट करते हैं और उसका 10 गुना अधिक वसूल करते हैं। तो भ्रष्टाचार थमेगा कैसे? तो ऐसी चुनाव पद्धति क्यों होनी चाहिए? ऐसे बहुत कम अवसर आए हैं कि कोई सांसद, कोई विधायक स्पष्ट बहुमत प्राप्त करके विजयी हुआ हो। बहुत कम ऐसे अवसर आए हैं। लेकिन ये लोग चुनाव जीतते हैं, सांसद विधायक बनते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। बड़े बड़े अपराधी जेल में रहते हुए, जिनके विरुद्ध अभी अपराध साबित नहीं हुआ है, और न्यायपालिका का सिद्धांत कहता है कि जब तक किसी व्यक्ति को न्यायपालिका दोषी, अपराधी घोषित न कर देगी तब तक वह निरपराध माना जाएगा, मासूम माना जाएगा। तो ऐसे लोग जिन पर प्रथम दृष्टया आरोप बनते हैं, जेल में रहते हुए चुनाव जीतते हैं, चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, बाहुबल के आधार पर, धन बल के आधार पर। और ऐसे ही लोग आप पर, हम पर शासन करते हैं। ये देश की दूषित निर्वाचन पद्धति का ही कमाल है। ऐसा क्यों नहीं किया जाता कि जिसके विरुद्ध में ऐसे आपराधिक मामले दर्ज हों वो चुनाव नहीं लड़ सकते? ऐसा क्यों नहीं किया जाता? ऐसा कानून कौन बनाएगा? क्या आप उन आपराधिक तत्वों से अपेक्षा करेंगे कि वे जानबूझ करके अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारें? संभव नहीं। अनुशासनहीनता कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, देख लीजिएगा। आजकल राजनीति में हिंसा का बोलबाला हो गया है। हम तो मोटे तौर पर महात्मा गांधी की हत्या, इंदिरा गांधी की हत्या, राजीव गांधी की हत्या, हम ये 3 प्रमुख हत्याओं को देखते हैं। लेकिन और भी सैकड़ों हत्याएं हो चुकी हैं। जब बेअंत सिंह को बम विस्फोट के द्वारा मारा गया, जब बिहार में ललित नारायण मिश्र को बम विस्फोट से मारा गया, 50 आपको ऐसी घटनाएं मिलेंगी। जब सामूहिक रूप से हत्याएं की गई 1984 में श्रीमती गांधी की हत्या के बाद, पंजाब के खालिस्तान में देख लीजिएगा हजारों लोगों की हत्याएं हुई। आए दिन सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। अभी मणिपुर में कुकी और मैतेई लोगों के बीच संघर्ष चल ही रहा है। क्या है इतनी ज्यादा अनुशासनहीनता? अभी एक महीने पहले पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हुए थे, हजारों लोग मारे गए, कोई कार्रवाई नहीं। हिंसा इतना ज्यादा क्यों? और हर चीज के लिए आंदोलन क्यों? हर चीज के लिए प्रदर्शन क्यों? सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि प्रदर्शन करना, धरना देना जनता का अधिकार है, लोगों का अधिकार है। संविधान में कहीं लिखा है? कहीं नहीं लिखा है। तो प्रदर्शन करना जहां सर्वोच्च न्यायालय बोल दिया कि एक अधिकार है, तो
लोग प्रदर्शन करेंगे, ठीक है करें, लेकिन उनके प्रदर्शन से आम जनता को परेशानी क्यों हो? सीएए के विरोध में शाहीन बाग में जो प्रदर्शन हुआ था, आम जनता इससे कितने बुरी तरह से प्रभावित हुए देख लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप वो प्रभावित होंगे, लेकिन लोगों को प्रदर्शन का अधिकार है। लोगों को प्रदर्शन का अधिकार है तो मुझको भी तो जीवन यापन करने का अधिकार है। तो हर चीज में प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, बिना आंदोलन के आज कोई बात नहीं होती। और अभी मुंबई में जो 26 दलों का महागठबंधन का INDIA बना है, उनकी जो मीटिंग हुई उसमें उन्होंने ये कहा है कि हम प्रत्येक जिले में प्रत्येक स्थान पर रैलियां निकालेंगे, आंदोलन करेंगे। क्या रैलियां निकालना, आंदोलन करना प्रजातंत्र का अधिकार, प्रजातंत्र में अधिकार है? क्यों आप अनावश्यक अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए केवल आंदोलन करेंगे? ऐसे देश चलेगा। और दूषित न्याय व्यवस्था की जितनी बात कही जाए आपको कम पड़ेगा। और इसकी चर्चा फिर अगली बार करेंगे। आपको धन्यवाद।